welcome to Tonight with Faria. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का खुसूसी इंटरव्यू हम आज आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाइना एक दौरे पर गए जहां पर SCP की एक बड़ी अहम मीटिंग थी, उस हवाले से क्या क्या हुआ। और जब चाइना का जिक्र करते हैं तो CPEC का नाम ज़रूर आता है। CPEC के हवाले से बड़ी हमें एक भरपूर ब्रीफिंग दी गई। ये बात भी बार बार कही जाती है कि CPEC एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर यकीनन है, मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम काफ़ी हमें मेहनत से ना सिर्फ समझाती रही बल्कि काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आई। मियां नवाज शरीफ ने हमें खुसूसी तौर पर टाइम दिया है अब तक न्यूज़ के लिए। ना सिर्फ इस मंसूबे के हवाले से बात करेंगे बल्कि कुछ दीगर सवालात पर। मसलन पिछले साल जो एक कैंपेन उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हुई, एक धरना हुआ, उस पर भी, और कराची ऑपरेशन के हवाले से भी। सो वी विल स्टार्ट विद दिस इंटरव्यू विद मियां नवाज शरीफ। प्राइम मिनिस्टर चाइना से होकर आ रहे हैं आप। SCO की एक मीटिंग भी हुई, पाकिस्तान बड़े कोशिश कर रहा है शायद नेक्स्ट ईयर हम उसके मेंबर भी बन जाएं। उसके अलावा CPEC का भी जिक्र हुआ। इन दोनों मामलात पर क्या क्या बात? SCO में हम अभी हाल ही में शामिल हुए हैं और ऊफा में एक्चुअली SCO में शामिल हुए और ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। और SCO में तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो उनको मसाइल दरपेश हैं उसकी बात कर रहे हैं। SCO के अंदर जो है ना वो एक काफ़ी वाइड एजेंडा है उसका, और यकीनन पाकिस्तान को भी उसका बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और आपस में ट्रेड, इकनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी की बातें वहाँ पे हुई हैं हमारी। टेररिज्म के हवाले से भी बात हुई है कि टेररिज्म को एड्रेस करना है, हमने सब ने मिलकर करना है, एक्सट्रीमिज़म पे काबू पाना है। तो पाकिस्तान में इनमें से काफ़ी चीज़ें खुद भी कर रहा है। दूसरी बात जो अभी CPEC की आप बात कर रहे हैं, CPEC ये एक बड़ा वसी कोऑपरेशन है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, और इस पे 46 अरब डॉलर खर्च आएगा। तो ये बहुत बड़ा पैकेज है जो चाइना पाकिस्तान मिल के कर रहे हैं। इतना बड़ा पैकेज मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले नहीं हुआ। तो हमने अब इस सिलसिले में बिजली के शोबे में कारखाने लगाने, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें दरपेश है 2013 से। हम इस मैदान में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। आज चाइना के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बाकायदा बायलैटरल हमारी गुफ्तगू हुई और उन्होंने इस बात पे इत्मीनान का इज़हार किया कि जो रफ्तार है काम की वो बिल्कुल सही और मुनासिब है और तेज़ है। और हमने कहा कि CPEC के कुछ मंसूबे हैं जिसका फाइनेंशियल क्लोज़ अभी तक नहीं हुआ चाइना की तरफ से, और हमने कहा कि इसका जल्दी होना चाहिए ताकि ये काम जो है वो आगे तेज़ी के साथ बढ़े। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में जल्दी एक्शन लेंगे। तो अब CPEC के अंदर जो है बिजली की मैंने पहले बात की है, कोल से जो कोल बेस्ड कारखाने लग रहे हैं जो कोल से बिजली बनाएंगे, कोयले से। और फिर आपको खुशी होगी जान के कि ये कोयला जो है ये सिर्फ इम्पोर्टेड कोयला नहीं है, वो भी है, लेकिन साथ ही साथ हम बरस हा बरस से, साल हा साल से थर के कोयले की बात कर रहे थे, अपने कोयले की बात कर रहे थे। थर सिंध में है ना, तो कोयले की बड़ी कान है वहाँ पर। और अब अजब बात है, देखिए आपके जो कोयले की जो इतनी बड़ी कान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है और छोटा सा हिस्सा हिंदुस्तान में है, राजस्थान के इलाके में। यानी हाथी पाकिस्तान में है, उसकी दुम जो है वो हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान वहाँ वर्षों से कोयला निकाल के उसकी बिजली बना रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ हमारी हुकूमतें जो हैं माजी के अंदर इस पे गुफ्तगू करती रही, इससे गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ी। ये पहला मौका है कि हम गुफ्तगू से आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर एक तो कोयला निकालने का मंसूबा लगेगा,
यानी माइनिंग का, और दूसरा उसी कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा भी बनेगा। और फिर आइंदा जितने भी कोयले के मंसूबे हैं वो पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। कितना फ़ायदा है इसका, एक तो कोयला हमें सस्ता मिलेगा अपना, बिजली सस्ती बनेगी, मसनूआत सस्ती बनेंगी। जब बिजली सस्ती होगी तो जो घरों में खाना पकाने वाले लोग हैं वो भी इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे और फिर जो जिस कारखाने में वो बिजली जाएगी सस्ती, वो भी हमें दुआएं देगा कि सस्ती बिजली मिल रही है, मसनूआत सस्ती बन रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स दुनिया के अंदर जो है ना वो कम्पीट करेंगी जाके, हमारी मसनूआत इन्हें एक्सपोर्ट होंगी और दुनिया की मंडियों में सस्ती बिकेंगी और फिर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कितना फ़ायदा होगा, यानी मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट होगा सारी। तो मैं ये समझता हूँ कि जी ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है। और ये नहीं कि मैं ज़ुबानी कलामी बात कर रहा हूँ, ये सी पैक के मंसूबों के अंदर दर्ज है और लिखा हुआ है। और वहाँ पे अब इस महीने की इसी महीने में इंशाल्लाह मेरे ख्याल है कि उसका फाइनेंशियल क्लोज भी हो जाएगा इंशाल्लाह इन मंसूबों का। 21 दिसंबर जी 21 दिसंबर को, हाँ 21 दिसंबर को इसी साल, आज से कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह इसका फाइनेंशियल क्लोज जब होगा तो धड़ाधड़ इंशाल्लाह ये कारखाने लगने शुरू हो जाएंगे। सीपैक एक नेशनल पूरी नेशन उसमें इन्वॉल्व है। आपने अभी थर का भी जिक्र किया, उसके अलावा रीजन के लिए कहते हैं इट्स अ गेम चेंजर, ये सब बात मानते हैं, मगर आपकी ख्वाहिश नहीं होगी कि आप इसको फास्ट ट्रैक करके अपनी हुकूमत में ही इसको इंश्योर करें, क्योंकि ये तो एक लंबा मंसूबा है। देखिए ये कुछ मंसूबे जो हैं वो 2018 तक तैयार हो जाएंगे, कुछ मंसूबे हमारी हुकूमत की मुद्दत के बाद तैयार होंगे, लेकिन होंगे तो पाकिस्तान के लिए ना, और फ़ायदा तो पाकिस्तान को पहुंचेगा। हाँ अलबत्ता जितनी जल्दी मुकम्मल हो उतना तेज़ी के साथ पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन इन मंसूबों का लगना भी एक अपना उसके लिए वक्त दरकार है। ये तो नहीं कि आज फ़ैसला हुआ कल मंसूबे खड़े हो जाएंगे और परसों बिजली आ जाएगी, यानी कि 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं इन मंसूबों को मुकम्मल होने में। लेकिन ये खुशाइंद है कि हो रहा है। कराची जो पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट कासिम में लगने शुरू हो गए ये मंसूबे। पंजाब के अंदर साहिवाल में ये मंसूबा लगना शुरू हो चुका है और फिर थर में भी इंशाल्लाह करीब काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो मंसूबे और भी इसमें कोयले के बेस्ड मंसूबे लगने वो भी इंशाल्लाह जल्दी लगना शुरू होंगे। और फिर हमने अपना LNG ये इसका ताल्लुक सी पैक से नहीं है, लेकिन गैस बेस्ड मंसूबे 3600 मेगावाट वो लगने शुरू हो जाएंगे, इससे इंशाल्लाह। और फिर और मंसूबे हैं, ये विंड मिल्स हैं और फिर सोलर है, ये सब मिला के इंशाल्लाह अगले चंद सालों में कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली बनाएंगे और सिस्टम में बिजली आएगी इंशाल्लाह। तो वो जब आएगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में तरक्की का अमल कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी तो क्या इंडस्ट्री लगेगी जब बिजली नहीं है, क्या मुल्क तरक्की करेगा कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम तरक्की की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। और पिछली हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए थी ताकि आज ये सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा ना होती। ये अफसोस का मकाम है कि पिछली हुकूमतों ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया, कि जिम्मेदारी थी उनकी। तुर्कमेनिस्तान में भी $10 अरब के आपने टापी गैस पाइपलाइन के मंसूबे का संग बुनियाद रखा और आप कह रहे हैं गेम चेंजर है वो, उस हवाले से भी हमें बताएं कितना अहम है वो मंसूबा। आपको पता है मैं भी तुर्कमेनिस्तान से होके आया हूँ 2 दिन पहले, वहाँ से माशाल्लाह गैस आनी शुरू होगी। वो मंसूबा उसकी बुनियाद रख दी गई है, आपने शायद उस मंसूबे को देखा होगा टीवी पर, टैपी। तो वो यानी
ٹیپی جو ہے ٹیپی ٹی اسٹینڈس فار ترکمنستان, اے فار افغانستان, پی فار پاکستان اینڈ آئی فار انڈیا. ہمیں اس میں سے 1.3 بلین کیوبک فیٹ جو ہے نا وہ اس میں ہمیں گیس ملے گی. اور یہ ہماری جو اس وقت کمی ہے گیس کی ملک کے اندر, اس کا 70% کمی کا یہ پورا کرے گی, یہ کمی پوری کرے گی. یہ کتنا بڑا منصوبہ ہے. اور گیس آئے گی تو گھروں میں چولہے بھی جلیں گے انشاءاللہ. وہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی وہ بھی ختم ہوگی, انڈسٹری بھی چلے گی آپ کی, اور گیس بھی سستی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ منصوبہ ہے. پھر سی پیک میں کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں, سڑکوں کے, موٹر ویز کے. ابھی ہم انشاءاللہ خیبر پختونخوا کو ہم گوادر کے ساتھ وایا بلوچستان ملائیں گے انشاءاللہ. یعنی خیبر پختونخوا پورا بلوچستان اس میں انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. پنجاب بلوچستان کے ساتھ, سندھ بلوچستان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اور ابھی پاکستان کے اندر آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ابھی تک ہماری جو موٹر وے ہیں وہ پشاور سے لے کے لاہور پہنچی ہے ابھی. اور لاہور بھی اس وقت پہنچے تھے جب میں وزیر اعظم تھا 1997-98 میں. اس کے بعد موٹر وے کھڑی ہو گئی لاہور میں. اب ہم اللہ کے فضل سے آئے ہیں, ہم 1200 کلومیٹر مزید موٹر وے جو ہے وہ بنا رہے ہیں. ریپیئر بھی آپ ہی نے کیا کہ بیچ میں وہ ریپیئر بھی نہیں ہوئی ہے شاید. جی جو اسلام آباد سے جو لاہور جو موٹر وے کو ریپیئر کرنا تھا یا اس کی ری سرفیسنگ ہونی تھی, ریہیبلیٹیشن ہونی تھی, اس کو بھی کسی نے اس میں توجہ نہیں دی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی. یہ اتنے بڑے اثاثے پاکستان کے ہیں, ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے, ان کو صحیح حالت میں ہونا چاہیے, ورنہ پر اثاثے تو پھر تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر اس زمانے میں اس پہ کوئی 20-21 ارب روپے خرچ آیا تھا اس موٹر وے پہ. میں بات کروں صرف اسلام آباد لاہور کی, آج یہی موٹر وے تقریباً 300 ارب کی موٹر وے مالیت کی بن چکی ہے. کتنا بڑا احساس میں کتنا فرق پڑا ہے. اور اب ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی نئی موٹر وے بنا رہے ہیں. اس کے بعد 1200 کلومیٹر کی مزید بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ کراچی تک جائے گی. وہاں پچھلے دور میں ہم نے کراچی سے گوادر کوسٹل ہائی وے بنائی تھی 1997 میں. اور ہم نے کوسٹل ہائی وے جو آج تک قائم ہے ماشاءاللہ. اب ہم ایک نیٹ ورک آف ہائی ویز اینڈ موٹر ویز اینڈ روڈز بنا رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور سندھ میں. اور دیکھیے ایک دوسرے کو آ کے سڑکیں ملیں گی, اور ایک اس کے اندر فارم ٹو مارکیٹ روڈز بھی بن رہی ہیں, دوسری انٹر سٹی روڈز, انٹر ڈسٹرکٹ روڈز بن رہی ہیں. جب ملیں گی تو یہ آپ کا پاکستان کا انٹیریئر اوپن اپ ہوگا, یہ کھل جائے گا. ہر جگہ ترقی آئے گی, خوشحالی آئے گی, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ دوسرے اپنا شعبے ہیں. سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی نصیب ہوگی. اور اسی طریقے سے آپ ملک کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو ہے انفراسٹرکچر کا, اور پھر ہم اس کو یہاں ہی نہیں ختم کر رہے ہیں, اس کو ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ہماری ابھی ان سب سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ایک دن کا دورہ کیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دورے کرتے ہیں, کم از کم دیکھے تو دورے تو کرتے ہیں, لیکن دوروں سے نکلتا کیا ہے. ابھی ٹیپی بھی ان دوروں سے نکلی ہے جو بھی گیس پاکستان میں آ رہی ہے انشاءاللہ. اور ابھی ہم یہاں سے کاسا 1000 جس کی ابھی انہوں نے کہا ہے, یہ بجلی جو 1000 میگا واٹ اس یہاں سے تاجکستان سے پاکستان لے کے آئی. اسی طرح سے ہم اپنا تورخم سے جلال آباد ہائی وے بنا رہے ہیں, پاکستان بنا رہا ہے. اور اگر یہ تورخم سے کابل ہائی وے بہت اچھی بن جائے
इसी तरह से हम इधर से कनेक्टिविटी करें सेंट्रल एशिया के साथ थ्रू बलूचिस्तान, तो सारा जो साजो सामान है, एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो गवादर के ज़रिए से दुनिया भर में जा सकती हैं और आ सकती हैं सेंट्रल एशिया में। तो ये मंसूबे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली के मंसूबे हैं जिसकी तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं और जिसकी तरफ हमारी नज़र है। ये हमारी हुकूमत का एक विजन है। कि आपका फिर विजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। क्या वजह है कि तनकीद जब आप पर होती है तो इसी पर होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ज़्यादा है आपकी हुकूमत, यही पॉइंट ऑफ तनकीद भी बन जाता है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस? तनकीद करने वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये विजन है क्या। अगर वो भी थोड़ा सा इस विजन को समझ लें तो वो तनकीद की बजाय हमारी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों की तनकीद जो है वो वही लोग करेंगे जिनको मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जिनको कुछ खुद नहीं इल्म। उस वक्त भी तनकीद होती थी कि ये इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बना रहे हैं। अब वो तनकीद करने वाले कह रहे हैं कि जी इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता कि मोटरवे बन गई। और मेरे ख्याल है कि आज के तनकीद करने वाले जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा जिसकी मैंने अभी बात की है, तो मेरा ख्याल है कि वो तारीफ़ नहीं करेंगे, कम से कम खामोश ज़रूर हो जाएंगे। बलूचिस्तान के हवाले से हम खुद भी वहाँ से होकर आए, हमने देखा है कि हालात पिछले 2 साल में अगरचे बेहतर हुए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस हवाले से? और आज के बलूचिस्तान को आप देख लीजिए और आज से 3 साल वाले पहले बलूचिस्तान को देख लीजिए। 3 साल पहले वाले बलूचिस्तान और आज के बलूचिस्तान में बड़ा फ़र्क है। बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट गवादर एयरपोर्ट बन रहा है, गवादर पोर्ट बन रही है। ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनका बड़ा मकाम है। और फिर जब मैंने कहा था कि गवादर पूरे मुल्क के साथ कनेक्ट होगा, ये वेस्टर्न रूट और फिर सारा अपना जो है वो बलूचिस्तान, इससे तो ये गेम चेंजर है। हर बात के लिए मेरे मुंह से ये गेम चेंजर का लफ्ज़ निकल जाता है, लेकिन टैपी भी गेम चेंजर है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स गेम चेंजर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो LNG की गैस आएगी उसके लिए पाइपलाइंस अब बनेंगे, गैस पाइपलाइंस, बड़े बड़े मंसूबे। इसको रशिया अब ये गैस पाइपलाइन जो बना रहा है, और रशिया इतना बड़ा मंसूबा है, पता नहीं शायद 40-50 साल के बाद, यानी कि ये रशिया के साथ दोबारा रिवाइवल हो रही है हमारे ताल्लुकात की। और फिर जब इकनॉमिक इंटरेस्ट जब जनरेट होते हैं तो आपके फिर जो पॉलिटिकल जो ताल्लुकात होते हैं उसमें कई गुना का इजाफा होता है। तो अभी रशिया के साथ भी एक बहुत मेजर ओपनिंग हो रही है और मैं समझता हूँ कि इसका यकीनन सियासी हवाले से भी पाकिस्तान को और रूस को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। आपने गेम चेंजर का जिक्र किया, एक गेम और हमने चेंज होती देखी। पिछले साल एक मूवमेंट चल रही थी आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, आज आप मंसूबे बना रहे हैं बड़े बड़े। अभी आपने रिसेंटली लोकल बॉडी में री-एंडोर्स कराया अपना मैंडेट, भारी कामयाबी मिली है PMLN को। ये गेम चेंज कैसी लगती है आपको? ये माशाल्लाह अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। एक हमारे दौर का एक ये मिड टर्म है हमारे ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन जो है ना, वो हमारे इस 5 साल दौर अल्लाह करे पूरे करें हम, उसके दरमियानी मुद्दत है ये। तो उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा मैंडेट अवाम की तरफ से हमें मिला है, इसमें खुशी। और मैं समझता हूँ कि एक नई टीम आई है जो कि हमारे साथ मिल के काम करेगी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो हमें सबको बहुत खुशी है। और ये जो इंडिपेंडेंस कई बहुत सारे जीते हैं, हमारी पार्टी ने कई जगहों पे अपनी आंखें बंद करने के आपस में हमारे लोग अगर लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। मैं तो ज़रा थोड़ा सा डिसिप्लिन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे ये फ़ैसला को इतना पसंद नहीं आया कि हम खुला छोड़ दें अपने लोगों को, बच्चे भी आपस में लड़ लो। मैं समझता हूँ कि हमें अपना सबको टिकट्स देनी चाहिए थी
اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے. الحمدللہ وہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. یقیناً لوگ شیر کو ووٹ دیتے اور انڈیپینڈنس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. بہرحال چلیے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے مجھے, کیونکہ ماشاء اللہ سب اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل. میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 2 سالوں میں اب انشاءاللہ ٹکا کے محنت کریں گے پاکستان کے عوام کے لیے, اور بھی زیادہ انشاءاللہ ہم سہولتیں دینے کے لیے دن رات کام کریں گے. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع عطا فرمائے. آپ کی حکومت کے خلاف ایک بڑا دھرنا رہا. اس دھرنے کے حوالے سے آپ نے یہ کہا تھا کہ ترقی کی راہ میں, معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر پاکستان کو دیکھیں تو آپ کا یہ بیان صحیح تھا؟ میں یہ کہا تھا, میں نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ یعنی دھرنا پیچھے رہ جائے گا اور پاکستان بہت آگے نکل جائے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہی کچھ ہوا ہے, وہی کچھ ہو رہا ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے ہوئی ہے آپ کی حکومت میں, جبکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک دم سے ہم نے انڈیا کو دیکھا کہ وارم اپ ہوا ہے. کیا وجہ ہوئی ہے اس کی؟ دیکھیے ابھی تو شروعات ہیں اور اس طرح پہ ہمیں 2013 سے ہی چلنا چاہیے. تو اس سے پہلے سے 65 سال بس اسی میں گزر گئے ہیں. تو آپ دعا کیجئے کہ آئندہ کم از کم ہم جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے اب آگے بڑھیں اور پچھلے 65 سالوں کی طرح سے اگلے 65 سال ہم نہ گزاریں, کیونکہ گزرا ہوا وقت پر ہاتھ نہیں آتا. ہم نے اپنا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ہر شعبے کی طرف بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور ہندوستان کی بھی ذمہ داری ہے, اتنی ذمہ داری جتنے کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ آگے چلایا جائے, بڑھایا جائے. اور پھر یہ ہماری آج کی کاوش نہیں ہے, یہ ہماری 1990s کی کاوش ہے. جب واجپئی صاحب پاکستان آئے اور ہم نے لاہور ڈکلریشن کے اوپر دستخط کیے تھے, وہ بھی ایک ویژن کا حصہ تھا, وہ بھی ایک ویژن تھا. الحمدللہ آج بھی وہی ویژن ہے اور ہم سمجھتے کہ یہی راستہ ہے معاملات کو حل کرنے کا, یہی راستہ ہے پیچیدہ ترین معاملات کو حل کرنے کا. یہی وہ روٹ ہے, یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے اس کی اہمیت کو, اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے. ایک خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہوا اس کا یقیناً ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ رہی. وہ بہت زیادہ اس پہ جیسے میں نے پھر کہا کہ حیرت بھی ہوئی, خاص طور پہ کیونکہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کافی ہمیں اگریسو بھی نظر آئی تھی. اس میں کوئی بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے یا صرف آپ نے پرسسٹنٹ کوشش جاری رکھی؟ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی اس میں کہیں نہیں آئی. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک کنسسٹنٹ جو پالیسی جو ہماری رہی ہے, شاید اس کا عمل دخل ماشاء اللہ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہاں تک معاملات پہنچے ہیں. اور ہم تو یہی کہتے رہے پچھلے 2.5 سال سے جب سے ہماری حکومت قائم ہوئی ہے. میں نے آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہی ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا انوائٹ کیا اپنی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی پہ, میں چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے ہی کہا, میں نے کہا ہمیں دونوں ملکوں کو اب ایک نیا چیپٹر کھولنا چاہیے, اپنے تعلقات میں ایک نیا پیج کھولنا چاہیے اور ہم آپ بھی کھولیں ہم بھی کھولیں اور ہم مل کے آپس میں بات کریں اور معاملات کو ریزالو کریں. مودی صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا, لیکن پھر کچھ عرصہ ایسا نہ ہو سکا. چلیں اس وقت نہ صحیح آج صحیح, لیکن راستہ یہی ہے, منزل یہیں سے انشاءاللہ ملے گی اور اب غلطی کی گنجائش کم ہے. ایک اور میجر ڈیولپمنٹ کراچی آپریشن کے حوالے سے رہی ہے آپ کی حکومت کی. اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے کراچی آپریشن؟ کراچی آپریشن انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا.
ये ऑपरेशन तो आपको पता है कि हम गवर्नमेंट में आते ही हमने शुरू किया था, 2013 में शुरू हुआ था सितंबर में, और एक विल थी ना हमारे अंदर जिसकी वजह से हमने ये काम किया। कमिटमेंट थी मुल्क के साथ, कराची की रौनकें दोबारा बहाल करने की कमिटमेंट थी हमारे अंदर, कराची के हालात को ठीक करने का एक जज्बा था हमारे अंदर। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह एक दिन ये फिर दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा, उसको बहाल करने के लिए एक हमारे अंदर तड़प थी, जज्बा था, और उस जज्बे के साथ काम शुरू किया। सबको बुलाया, सब टेबल पे आके बैठे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी थी, आम शहरी थे, सबको बिठाया एक टेबल पे, सब बैठे, बैठ के हमने बात की, सबने कहा जी, और सबकी मंशा, सबकी मर्जी से हमने ये काम शुरू किया, और हमने सबको ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू किया। उसके आज माशाल्लाह फ़ायदे कराची को बहुत पहुँचे, कराची के साथ साथ पूरे मुल्क को पहुँचे। इसका एतराफ़ जो है ना वो खुद कराची वाले भी करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसको और बेहतर बनाएं और इसको कराची को एक मुकम्मल अमन वाला सूबा बना दें। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अगर हमने नेक नीति के साथ ये काम शुरू किया है तो यकीनन ये अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। थैंक यू वेरी मच। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर अब तक न्यूज़ से बात की। प्राइम मिनिस्टर का बड़े अरसे बाद ये पहला इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपने मंसूबों का जिक्र किया, अपने विजन का जिक्र किया, और वो भी बताया कि जो उन पर तनकीद होती है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। डू गिव मी फीडबैक ऑन दिस इंटरव्यू, ख़ास तौर पर अब तक न्यूज़ से जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की उसके हवाले से हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं और वो इस प्रोग्राम में ही शामिल हो जाएगा।